में जोश है, जुनून है, जो कहते हैं वो करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब मैं हमारे सम्मानित अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी से अनुरोध करूंगा कि वो आए, स्वागत भाषण करें इस चंबल की पावन धरा पर। आप सभी भारत माता की, एक बार फिर से एक साथ भारत माता की। आज ग्वालियर चंबल की इस माटी पर एक ऐसा सपूत जिन्होंने पिछले 10 साल से आम आदमी के हक की बात, जिसकी वो परिवार का हर परिवार जिसमें बेरोजगार बेटा है उसके परिवार के हक की बात, जिसमें इस महंगाई की मार के कारण एक एक परिवार को जो यातनाएं मिल रही है उस अधिकार की बात, एक एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए जो संघर्ष होता है, वो एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में राहुल जी लगातार 200 साल के इतिहास में एक व्यक्ति हुआ जिन्होंने पैदल चलकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ प्रेम की बात की, प्यार की बात की, मोहब्बत की बात की और इस देश और समाज में एक इस भावना को जागृत करने की कोशिश की कि ये प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो प्रेम, प्यार और मोहब्बत का है। साथियों, लगातार आपके हितों और अधिकारों की बात, आजकल मोदी जी की गारंटी का बखान हो रहा है। सबसे बड़ी गारंटी जो 2 करोड़ रोजगार की थी वो सबसे बड़ा झूठ निकला। उसके बाद किसानों के समर्थन मूल्य की बात हुई। किसानों के समर्थन मूल्य में एमएसपी, जितने का खाद बीज, जितने का बिजली, जितने की डीजल, उसमें मजदूरी डालो और किसान की मेहनत, इतना पैसा लगा के उससे डबल करो, वो होती है एमएसपी। यह देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने कहा था। साथियों, आप सबको पता है एमएसपी पर सरकार का क्या रुख है। यह तीसरा झूठ। नरेंद्र मोदी जी अभी आए थे 2023 में विधानसभा के चुनाव में 2700 रुपए गेहूं के दाम की बात की थी। क्या मिला 2700 रुपए का दाम? 3100 रुपए के गेहूं के धान के दाम की बात की थी। क्या 3100 के धान का दाम मिलने लगा? बहनों को 3000 रुपया कुंटल, 3000 रुपया महीने देने की बात की थी। क्या बहनों के खाते में 3000 रुपया आने लगे? मतलब सब झूठ। यह है मोदी गारंटी। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, जोरदार तालियों से राहुल जी का स्वागत करें और मंच पर विराजित सम्मानित सभी नेता, वरिष्ठ जन, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय हमारे राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे सीएलपी नेता उमंग सिंगार जी, राजस्थान के सीएलपी नेता हमारे जयराम रमेश जी और मंच पर विराजित सभी हमारे सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस और सभी आप सब परिवार के साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं, साधुवाद देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में पड़ोसी राज्य राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय गोविंद डोटासरा से अनुरोध करूंगा कि वो आए और संबोधन करें। हमारे सबके नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मध्य प्रदेश भाई जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मध्य प्रदेश के इंचार्ज आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, समय हमारे जो राजस्थान के सुखजिंदर रंधावा साहब प्रभारी हैं, तमाम सबको साथ लेते हुए सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान से
एक उत्साह के साथ, एक जोश के साथ, एक उमंग के साथ में जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी की बार जोड़ो न्याय यात्रा आई है, आपने उसी अंदाज में, उसी जोश के साथ में स्वागत किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी जब से भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, मोदी जी की बेचैनी बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, अनाप शनाप बोलियां बोल रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं। ये मान के चलो कि इस एनडीए गवर्नमेंट का, मोदी जी का खात्मा 2024 के लोकसभा चुनाव में होकर के रहेगा। ये इनकी बौखलाहट बता रही है। राहुल गांधी जी को किस प्रकार से संसद से निकालने का इन्होंने षड्यंत्र किया, किस प्रकार 150 सांसदों को निकाल करके आवाज दबाने का काम किया है। लेकिन अब राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश का नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सारे खड़े हो गए। अरे मोदी जी, किस किस की आवाज दबाओगे? ये न्याय का योद्धा, हमारे भारत का शेर राहुल गांधी आ गया है, सबकी आवाज उठाएगा और तुमको 2024 में यहां से देश की सत्ता से बेदखल करेंगे हम सब मिलकर के। मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ये कंपटीशन होना चाहिए जीतू भाई, कि कौन लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट लेकर के आए। ये कंपटीशन आज हम यहां से करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करूंगा ऐसी शख्सियत को जिन्होंने किसानों का दर्द जाना और किसानों का कर्ज माफ किया। हमारे पीसीसी अध्यक्ष रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, परम आदरणीय श्री कमलनाथ जी। आप सबसे निवेदन है, जोरदार तालियों के साथ आदरणीय कमलनाथ जी का स्वागत करेंगे। परम आदरणीय कमलनाथ जी। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अशोक गहलोत जी, दिग्विजय सिंह जी, हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उमंग भाई, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, हमारे सीएलपी लीडर राजस्थान से जो यहाँ आए हैं, सभी राजस्थान के नेता, सभी यहाँ विधायक गण, आज आप सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस मौसम में भी आप टिके रहे, आप राहुल जी का स्वागत करने के लिए टिके रहे। और राहुल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वही मुरैना है जब मेयर का चुनाव आया, उन्होंने मेयर कांग्रेस का चुना। जब विधानसभा का चुनाव आया, यही मुरैना के मतदाताओं ने मुरैना का विधायक कांग्रेस का चुना। ये समझदारी है, ये एक जागरूकता है। और मैं तो सब जगह कहता हूं, मुरैना से जाके आप सबक सीख के आइए, मुरैना के मतदाताओं से आप ट्रेनिंग लेके आइए। यही वे मुरैना है। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। और हम सब जानते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में हमारे सामने ये चुनाव है। ये चुनाव जो हमारे सामने है, ये एक साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारे देश का भविष्य, हमारे नौजवानों का भविष्य, हमारे किसान भाइयों का भविष्य तय करेगा। लंबी चौड़ी बातें तो हो जाती हैं, आश्वासन हो जाते हैं, पर याद रखिएगा, आप सच्चाई का साथ दीजिएगा। जैसे आपने सच्चाई का साथ मेयर के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में दिया है, मैं तो यही निवेदन करता हूं कि आप सच्चाई का साथ दीजिएगा। राहुल जी निकले हैं यात्रा में, ये इनकी दूसरी यात्रा है मध्य प्रदेश में। इनका संदेश क्या है? इनका कोई आश्वासन नहीं है, ये केवल प्यार, मोहब्बत और शांति की बात कर रहे हैं। और यही आज हमारे देश की संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति प्यार और मोहब्बत की संस्कृति है। और यही संस्कृति का संदेश देके राहुल जी आज
सड़क सड़क घूम रहे हैं, क्योंकि वे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। यही राहुल जी का लक्ष्य है कि आगे आने वाली पीढ़ियों का, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे। यही राहुल जी का संदेश है। तो अंत में मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी जब मैं आ रहा था इतनी बारिश देखकर कि कितने लोग होंगे, पर मैं भूल गया था ये तो मुरैना के हैं, ये मुरैना के जोरदार लोग हैं, ये आंधी तूफान से मुकाबला करने वाले हैं। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा एक ऐसे आदिवासी युवा नेता जिनको सीएलपी लीडर आदरणीय राहुल जी ने बनाया है, सम्मानित उमंग श्रृंगार जी, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सम्मानित उमंग श्रृंगार। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, प्रदेश अध्यक्ष हमारे जीतू पटवारी जी, सीएलपी राजस्थान, वो सभी विधायकगण, सम्मानित नेता, प्रभारी हमारे जितेंद्र सिंह जी। अभी कमलनाथ जी आदरणीय एक बात कह रहे थे कि मुरैना के लोग बड़े मजबूत हैं। वो चंबल से जब भी आंधी चलती है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चलती है। वो चंबल का खून, चंबल की माटी, ये मध्य प्रदेश का इतिहास हमेशा बदलती आई है, ये मैं इस बात को जानता हूं। साथियों, ये यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है। जब किसानों ने धरना दिया था दिल्ली में, पहले हमारे नेता थे राहुल गांधी, इन्होंने कहा था कि मोदी को एक दिन ये बिल वापस लेना पड़ेगा, और ये मोदी जी ने ये बिल वापस लिया। लेकिन हर टीवी चैनल पे बोलते मोदी जी की मैं गारंटी देता हूं युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, लेकिन किसानों को आज तक गारंटी नहीं दी समर्थन मूल्य की। ये मोदी है जो किसानों के लिए सड़कों पे कील लगवा देते, लेकिन ये किसान देश का जानता है ये सड़कों पर कील नहीं है, हर किसान के कील लगी है दिल पे। इस बात का आने वाले समय में लोकसभा में जवाब दिया जाएगा। आपकी लड़ाई किसानों की लड़ाई है, युवाओं की लड़ाई है। 2 करोड़ युवाओं को गारंटी दी थी मोदी ने कि रोजगार देंगे। 75% देश के स्टार्टअप बंद हो गए, युवा बेरोजगार है। काले धन की बात करी थी 2014 में चुनाव की कि 15 लाख रुपए आएंगे, सपने दिखाए, किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए? नहीं आए। मुझे मालूम है इस क्षेत्र में ना आपको बिजली मिलती है। अभी कुछ समय पहले आया था मैं यहां पर, आपकी फसलें खराब हुई ओला पाला के कारण, सरसों की फसलें खराब हुई। मैं राहुल जी आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आज भी इन किसानों को, अभी 2 महीने पहले ओला पाला गिरा, उस ओला पाला के अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिला इन किसानों का। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश आपकी न्याय यात्रा निश्चित तौर से आने वाले लोकसभा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां की कार्यकर्ता जनता जो आपके लिए हमेशा खड़ी है इस विपरीत मौसम में, इस तूफान में, यह आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम आपको लोकसभा में मजबूत अधिक से अधिक सीटें दिलवा के रहेंगे।
यही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा देश के उस महान योद्धा को जो किसानों के लिए न्याय की, इसके पहले जो न्याय यात्रा लेकर चले, न्याय का ध्वज लेकर चले और हमारे राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को ध्वज हस्तांतरण करेंगे। न्याय का प्रतीक है, न्याय को लेकर चल रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कृपया मंच से सब इधर आ जाएं। भारत माता की। राहुल गांधी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा देश के उस महान योद्धा को जो किसानों के न्याय के लिए, जो युवाओं के न्याय के लिए, जो महिलाओं के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी। सम्मानित राहुल गांधी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जितेंद्र सिंह जी, रंधावा जी, अशोक गहलोत जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, दोतासरा जी, टीकाराम जूली जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जयराम रमेश जी, कमलेश्वर पटेल जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बारिश में आप यहां भीग रहे थे, तब भी खड़े रहे। इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। आपको कष्ट हुआ, हम थोड़े लेट भी चल रहे हैं, आपको यहां ठहरना पड़ा, उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूं। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, 4000 किलोमीटर चले, हजारों लोग हमारे साथ चले। क्यों चले? क्योंकि देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत, हिंसा और डर फैला रहे हैं। आप जानते हो कि विपक्ष की बात मीडिया में तो आती नहीं है। नहीं आती ना? आती है? नहीं आती। तो हमने सोचा सीधा जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखें, और इसीलिए आजादी के बाद शायद कोई 4000 किलोमीटर की यात्रा किसी पार्टी ने
करी और उस यात्रा का बहुत फायदा हुआ, क्योंकि देश में जो दो विचारधाराओं की लड़ाई है, नफरत और मोहब्बत के बीच में जो लड़ाई हो रही है, अहिंसा और हिंसा के बीच में जो लड़ाई हो रही है, वो लोगों को बिल्कुल साफ दिखाई दे गई। एक तरफ बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से बांट रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से बांट रहे हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रही है और यात्रा से एक लाइन में कांग्रेस पार्टी की पूरी विचारधारा एक लाइन में आ गई। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है कांग्रेस पार्टी। अब बहुत सारे लोग आए हमारे पास, उन्होंने कहा देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर तो चले, मगर ऐसे बहुत प्रदेश हैं जहां आपने अपना मैसेज, अपने विचार नहीं पहुंचाए। बंगाल है, असम है, नॉर्थ ईस्ट है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको वहां भी जाना चाहिए, एक दूसरी यात्रा होनी चाहिए, मणिपुर से महाराष्ट्र तक। और हमने ये बात मान ली और इसलिए मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हूं। आपको एक फायदा हुआ कि मध्य प्रदेश एक प्रकार से देश का जो दिल है, उसमें से दोनों यात्रा निकल रही है। इसमें हमने एक और शब्द जोड़ दिया। पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, दूसरी यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। पहली यात्रा में जब हम चल रहे थे तो मैं लोगों से पूछ रहा था कि देश में ये जो नफरत फैलाई जा रही है, जो हिंसा फैलाई जा रही है, इसका कारण क्या है। जरूर बीजेपी फैलाने का काम करती है, मगर ये जो कर पा रहे हैं इसका कारण क्या है। और सबने मुझे जवाब दिया, इसका कारण अन्याय है, अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं। युवाओं के साथ बेरोजगारी, किसानों को सही कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाता, सही दाम नहीं दिया जाता। तो अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं, इसीलिए भारत में नफरत फैल रही। तो इसलिए हमने ये शब्द अपनी यात्रा में जोड़ दिया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आप जानते हो, क्योंकि अन्याय आपके साथ हो रहा है। सबसे बड़ा आर्थिक अन्याय, आप जानते हो कि इस देश में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 50% आबादी के हाथ में है। 22 लोगों के हाथ में उतना धन है जितना हिंदुस्तान के 50% के नागरिकों के हाथ में है। जो 50% इस देश के सबसे गरीब लोग हैं, उनके हाथों में
देश का 3% धन है, और जो देश के 5% सबसे अमीर लोग हैं, उनके हाथ में 60% देश का धन है। तो सबसे पहले आर्थिक अन्याय, 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। अगर आप युवाओं की बेरोजगारी को देखें तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान और बांग्लादेश से दुगनी बेरोजगारी है। ठीक से सुनो, पाकिस्तान और बांग्लादेश से दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। यह क्यों हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, और जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे कारखाने चलाते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो इस देश को रोजगार देते हैं, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बंद हो गए। और अगर आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आप देखें तो हर सेक्टर में 5-6 कंपनियों की मोनोपोली है। अदानी जी को देखिए, देश के एयरपोर्ट, सारे के सारे पोर्ट्स, पावर जनरेशन। हिमाचल में अगर आप सेब की बात करो, वो पूरी की पूरी मार्केट उनके हाथ में। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, 3-4 को, हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया। नतीजा क्या हुआ कि जो लोग देश को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री वाले लोग, वो सब बंद हो गए और देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। और किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, आपको हिंदुस्तान के युवा सड़क पे भटकते दिखेंगे, बेरोजगार मिलेंगे। तो ये हुआ आर्थिक अन्याय। इसमें आप किसानों को भी जोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 10-15 उद्योगपतियों का माफ किया है। किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया है। आज तक 10 साल में किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। और किसान क्या कह रहा है? किसान सिर्फ एमएसपी मांग रहा है कि भाई हमें सही दाम दिलवा दो। हम मेहनत करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं। ठीक है, हमारा नाम अदानी नहीं है, अंबानी नहीं है, मगर हम मेहनत करते हैं, देश को भोजन देते हैं। हम सिर्फ सही दाम चाहते हैं और कुछ नहीं। होता क्या है, जैसे ही किसानों का अनाज तैयार होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बदल के दाम गिरा देते हैं। फिर किसानों को अपना माल कम दाम पे बेचना पड़ता है, फिर दाम फिर से बढ़ा देते हैं। तो किसान सिर्फ कह रहे हैं हमें गारंटी दीजिए, कम से कम हमें एमएसपी चाहिए और कुछ नहीं। बीजेपी के लोग कहते हैं एमएसपी नहीं मिलेगी। मैं आपको यहां कह रहा हूं, जैसे ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है लीगल एमएसपी हिंदुस्तान के किसानों को हम दे देंगे। तो ये हुआ आर्थिक अन्याय। अब इसमें आप सामाजिक अन्याय जोड़िए। इस देश में 50% पिछड़े लोग हैं।
15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं। कितना हुआ? 73% लोग या पिछड़े हैं या दलित हैं या आदिवासी हैं, और आपकी भागीदारी कहीं भी नहीं है। आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, मैंने निकाली है, उनके मालिकों के नाम देखो। 73% आबादी में से आपको एक मालिक नहीं मिलेगा। फिर सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें भी आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। मीडिया में जाके देखो, मीडिया की बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, मालिकों के नाम निकालो, आपको नहीं, ठीक है, आपको एक मालिक नहीं मिलेगा 73% से। बड़े बड़े रिपोर्टर्स के नाम निकालो, इन्फ्लुएंसर्स के नाम निकालो, वहां भी 73% में से आपको एक नहीं मिलेगा। ठीक है, पता नहीं, शायद पिछड़े लोग, दलित, आदिवासी भागीदारी नहीं चाहते, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बनना चाहते, मीडिया में भागीदारी नहीं चाहते। चलो तो फिर बड़े प्राइवेट कॉलेजेस को देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देखो, उनके मालिकों में आपका एक आदमी नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की लिस्ट निकाल दो, उसमें आपके 73% के 10% लोग हैं, और वो भी छोटे छोटे प्रोफेसर। ब्यूरोक्रेसी में देखो, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, हिंदुस्तान के पूरे बजट को बांटते हैं, उनकी लिस्ट निकालो। 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं, 1 आदिवासी है, 3 दलित हैं, और जब बजट को बांटने का काम आता है तो उनको कोने में बैठा दिया जाता है, कोने में बैठा दिया जाता है। कहा जाता है देखो तुम लोग ज्यादा बकवास मत करो, इधर बैठो। 73% को कोने में बैठा दिया जाता है, छोटी छोटी मिनिस्ट्री दी जाती है। देश का 6% बजट, 6% बजट का निर्णय आप लोग लेते हो। तो प्राइवेट कंपनियों में 73% नहीं है, मीडिया में 73% नहीं है, शिक्षा में 73% नहीं है, स्वास्थ्य में 73% नहीं है, तो आप हो कहां? मैं बताता हूं आपको। मनरेगा की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो, उसमें आपके नाम दिख जाएंगे। जितने देखने देख लो। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, उसमें आपके नाम दिख जाएंगे। सफाई कर्मचारियों के नाम निकालो, उसमें आपके नाम दिख जाएंगे। तो ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक तरफ सामाजिक अन्याय, दूसरी तरफ आर्थिक अन्याय। किसानों को कुछ नहीं देते, मजदूरों को कुछ नहीं देते, और पूरा का पूरा फायदा 10-15 बड़े बड़े उद्योगपतियों को देते हैं। इसीलिए हमने यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश में ये जो अन्याय फैल रहा है ये खत्म हो, और गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को न्याय मिलना शुरू हो।
सामाजिक न्याय का क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना है। ठीक है, जिस दिन ये हो गया, उस दिन 73% को इस देश में भागीदारी मिलनी शुरू हो जाएगी। वो पहला कदम है, क्योंकि आप लोगों को अपनी शक्ति पता लग जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि भाई हम 73% हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा इस देश में। जाति जनगणना 2 स्टेप्स का होगा। 2 सवाल के जवाब उससे मिलेगा। पहला, पिछड़ों की कितनी आबादी, दलितों की कितनी, आदिवासियों की कितनी, और दूसरा, इस देश में जो धन है वो धन कैसे बटा है। आदिवासियों के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, पिछड़ों के हाथ में कितना है, और ये जो सारी की सारी संस्थाएं हैं, इसमें कौन से वर्ग के कितने लोग हैं, ये आपको आपकी आंखों के सामने आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ कितनी बेईमानी की जा रही है और आपको कितना गुमराया जा रहा है। अंत में मैं अग्निवीर की बात करना चाहता हूं। पहले क्या होता था, इस देश में एक तरीके के शहीद होते थे। सेना में, वायुसेना में, नेवी में अगर कोई शहीद होता था तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता था। अगर कोई अपनी जान देने के लिए सेना में जाता था तो देश उसकी रक्षा करता था। उसको पेंशन मिलती थी, रिटायरमेंट के बाद उसको कैंटीन मिलती थी, गांव में उसका आदर होता था। आप लोग जानते हो, आपके गांव में एक सर्विसमैन जो होते हैं, पूरा समाज उनकी आदर करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। अब अग्निवीर योजना में 2 तरीके के शहीद बनने जा रहे हैं। शहीद दोनों होंगे, मगर अगर शहीद अग्निवीर है तो इसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसे पेंशन नहीं मिलेगी और उसे कहा जाएगा देखो भैया, आपने देश को अपनी जान दे दी मगर देश आपकी इज्जत नहीं करेगा। देश सिर्फ 4 में से 1 जवान की इज्जत करेगा, जो बाकी 3 अग्निवीर होंगे उनको निकाल दिया जाए। 4 में से 3 लोग वापस आएंगे, उन्हें ना पेंशन मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी, ना उनको गांव में कोई रिस्पेक्ट मिलेगी। और ये अग्निवीर योजना हो क्यों रही है? क्योंकि सरकार चाहती है कि डिफेंस का जो बजट है वो जवानों का ना मिले, उनकी पेंशन में ना जाए, उनकी ट्रेनिंग में ना जाए, मगर बड़े बड़े उद्योगपतियों के बैंक अकाउंट में जाए। आप अदानी जी को देखिए, आज पहले क्या होता था, हिंदुस्तान के हथियार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनते थे, गोला बारूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनता था, एचएल हवाई जहाज बनाता था,
अब क्या हो रहा है, एचएल को परे कर दिया। अदानी जी अब हथियार बनाएंगे, बारूद बनाएंगे, गोलियां बनाएंगे, ड्रोन बनाएंगे, हवाई जहाज बनाएंगे। और भाइयों बहन, ये बनाने वाले नहीं है। ये होगा क्या, ये बाहर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, बाहर की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और अदानी जी को उनका पार्टनर बनाया जाएगा और फिर उनका माल अदानी जी यहां बेचेंगे और डिफेंस का बजट सीधा अदानी जी के बैंक अकाउंट में जाएगा और हमारे जवानों को कहा जाएगा, देखिए अदानी जी का जमाना है, आपका बेटा मर गया, आपका भाई मर गया, उसको हिंदुस्तान की सरकार शहीद का दर्जा नहीं देगी, उसकी रक्षा नहीं करेगी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यह अदानी जी का जमाना है। धन्यवाद। यह होने वाला है। तो इसीलिए हमने न्याय यात्रा शुरू की और आपने इस यात्रा का इतना समर्थन किया, अपनी पूरी की पूरी शक्ति आपने इस यात्रा में डाली। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए बुलाऊंगा हेमंत कटारे जी को, आए और आभार व्यक्त करें। हेमंत कटारे जी। अभी जब राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की पावन धरती पर कदम रख रहे थे तो हमारे राजस्थान के साथी बड़े भाई सीएलपी लीडर साहब ने कहा कि हम तो सूखे सूखे में लेके आए थे, यहाँ तो गीला हो गया। तो मैंने उनको बोला कि हमारी पावन धरती पे जनता जनार्दन तो है ही है, साथ में स्वयं इंद्रदेव भी जो है बारिश करके आशीर्वाद देने के लिए राहुल गांधी जी को देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय राहुल गांधी जी का, जिन्होंने मध्य प्रदेश की पावन धरती पर कदम रखा और हम सबको संबोधित किया, हम सबको न्याय दिलाने की हमारी लड़ाई के लिए हमारी मांगों को रखा। और मैं विशेष रूप से, ये मेरी माँ की जन्मभूमि है, मैं अपनी जनता जनार्दन यहाँ चंबल संभाग के उपस्थित सभी मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया तक के सभी लोग जो पधारे हुए हैं, उन सभी लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करके धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोग ऐसे मौसम में भी आए, आपने इतनी प्रतीक्षा करी। और मैं केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे ही ग्वालियर चंबल संभाग से राज्यसभा का सांसद चुन के आदरणीय अशोक सिंह यादव जी को केंद्र में भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद।